दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, मैं हूँ डॉक्टर ललित। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं, आप सब लोग अच्छे होंगे, आनंदित होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये सीरीज़ शुरू हो रही है आप लोगों के कहने पर कि आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन्स हैं, उन सभी क्वेश्चन्स को लेकर के आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस सिलसिले को, जहाँ पर हम सभी क्वेश्चन्स को पढ़ेंगे, 1 दिन में 30 क्वेश्चन और ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये अगर आप पढ़ लेंगे और इन सवालों को सॉल्व करने में अगर आप पूरे निपुण हैं, तो कोई ताकत आपको सीटेट पास करने से नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए, सब लोग रेडी हैं? तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आपसे बात करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके समक्ष। तो मैं अपने आप को थोड़ा-सा साइड में रख लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी दिखा पाऊँ। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखते हैं आज के सेशन में क्या होगा। आज हम बात करेंगे, हमारा एम है सीटेट 2022-23 को पूरा करना और इसको पास करना। इसी उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए जुड़े हैं, जहाँ पर हम इस एम को पूरा करेंगे और समझेंगे। इसमें लगभग 20 सेशन होंगे, क्योंकि 20 पेपर मेरे पास हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। उन 20 पेपर्स को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी हमारे पास अभी 20-25 दिन है। पेपर शुरू हो जाएंगे तब हम अपने आपको मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है ना? इसके साथ-साथ दोस्तों बता दें, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 16 दिसंबर 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर होगा, ऊपर लिखा भी मैंने 16 दिसंबर। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और सभी सवालों को आपसे मैं उम्मीद करूँगा, इस पेपर को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ एक बार। 16 दिसंबर का पेपर है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा लोग नए जुड़ रहेंगे वो सब जानेंगे और आप लोग भी सब जुड़ेंगे और सवालों पर चर्चा करके जवाबों को अच्छी तरह से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और शुरू हो जाओ, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। हाँ, मैंने दवाई लिया, काफी आराम है, मतलब पेन किलर से सही हो जाता है आदमी, ठीक है ना? तो देखेंगे, रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं। मैंने कहा रिंकी के पास 1, 2 और 3 थाली हैं। ये थाली ए है, ये थाली बी और थाली सी। थाली ए वैसे आप समझ सकते हैं। उसने क्या बोला, थाली बे थाली, थाली ए में केवल एक जलेबी है। अब समझना, मैं थाली ए में केवल एक जलेबी है, थाली बी में 5 जलेबी है, 1 2 3 4 5, और थाली से में 3 जलेबी है, 1 2। अब सवाल ये बनता है, वह तीनों थाली में रिंकी बराबर जलेबियां करना चाहती है, तो उसे क्या करना होगा? इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको जवाब देना है। हाँ, अरे आज वो पढ़ाया था 21 तारीख में आए तो थे 9 क्वेश्चन हिंदी में गलत, वो सब पास हो गए। ओके, तो देखेंगे थाली बे और थाली से में से एक एक जलेबी उठाकर थाली ए में रखना। देखो सवाल थोड़े से बड़े हैं, तो ये थाली ए बे में से, बी में से, सी में एक रख दो, तो ये हो जाएंगी 4 4, लेकिन ये तो एक रहेगी, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थाली ए में से एक जलेबी उठाकर थाली सी में रखना। अब थाली ए में ऑलरेडी एक है, इसको सी में पुट कर दोगे तो ये तो खाली हो जाएगी वगैरह, बराबर करो। थाली बे में से 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रख दो। इसमें 5 जलेबी हैं, जब इसमें से आप 2 उठाओगे 3 रहेगी और इनको इसमें रख दोगे तो यहाँ 3 बन गई ना, तो सब में बराबर हो जाएंगी ना। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? एकदम सही जवाब कर दिया आप लोगों ने, सी। बहुत बढ़िया था, सी को उड़ा दिया है तावले, बहुत बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझेंगे सवालों को तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आपकी पेडागॉजी भी बहुत खतरनाक है, समझेंगे आगे। ये इंग्लिश में था। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उनमें उन्हें रोचक, उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इनका उद्देश्य क्या? अब देखो, एक टीचर ने क्या, एक टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू मेक ए मैथमेटिक जर्नल एंड राइट डाउन द मैथ्स सिचुएशंस दे यूज इन डेली लाइफ। यानी डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाहती हैं। अब समझो, जब सवाल उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स की टीचर आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाहती है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अब आप समझ गए होंगे। तो सवाल को समझें, क्या है? छात्रों की सहायता करना कि वो कक्षा के गणित की, बाहर की दुनिया को प्रयुक्त होने वाले गणित के संबंधों को सकें। एकदम सही जवाब है। क्या देखा उसने? उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों के बारे में। तो यानी वो दैनिक जीवन से जोड़ना चाहती है। गणित छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ के जांचना, वो जांचने का तो काम ही नहीं दे रही है। आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार बिल्कुल गलत है और परिकल्पना कौशल को बेहतर नहीं बना रही है उससे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अगर आप देते हैं तो मुझे शायद कोई आपत्ति नहीं होगी और आपका जवाब एकदम सही मिलेगा। ए एकदम बढ़िया जवाब है, बहुत ही खूबसूरत। अरे वाह, ऐसे करोगे तो जीत जाओगे। पेपर आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपके सवाल आसानी से मिल रहे होंगे, लेकिन आगे वाले पेपर्स में तो चाहे बाबा। यदि किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है,
यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी? ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन मैप प्रेजेंट ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर अगर आप मैप पे चलते हो तो वो 400 किलोमीटर को शो करता है। उसने बोला दो नगर के बीच की दूरी 3400 है। अब आपको जवाब देना तेजी से क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3400 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 400 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर। आपने कहा 4 × 8 = 32 और 4 × 5 = 20, तो 8.5 8.5 यानी 8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी लगाओ, भी सी क्यों लगा रहे हो? हाँ वो मैंने अनीता मैंने अभी सीधा तो ध्यान ऐसे करो दर्द हो रहा है, लेकिन अभी इसमें मैंने पेन किलर लगाया है, पेन किलर खाया है, तो अभी इसमें काफी आराम है। गलत, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बहुत बढ़िया भाई, लाइक करते रहो, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब पूरा सेशन चलेगा धमाकेदार गणित का, पैडागोगी पुराण मैंने खत्म कर दिया है, इसलिए मैथमेटिक्स सेशन लगातार चलेंगे, लेकिन जब तक आपके लाइक नहीं मिलेंगे तो मेरे मन की जो प्यास है वो नहीं बुझ पाएगी। तो उस प्यास को भी बुझाते रहो, जिससे मैं भी आपके सामने आता रहूं। एक और सवाल, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश कोण घूमेगी? और आपको मैं बार बार बोल रहा था कि भैया घड़ी समझ लो, क्लॉक को पढ़ लो, क्योंकि क्लॉक पेपर में आएगा। सबने मना किया नहीं आएगा, अरे आप तक तो आया नहीं है, तो मैं बता दूं कक्षा 4 में क्लॉक का टॉपिक है, वो आएगा, जरूर आएगा, तो आपको इसको समझना चाहिए और जानना चाहिए, ठीक है ना? मैं अच्छा हूं वैशाली, आप कैसे हैं? तो क्या समझे? अब देखो, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे, इसको समझना, ये आपके सामने घड़ी है ना? उसने बोला सुबह 6 से दोपहर 3, जब वो 6 से 3 तक जाएगी, 6 से 12, 12 से 3, मतलब क्या हुआ? 6 से 12 6 घंटे और 12 से 3 3 घंटे, टोटल वो 9 घंटे घूमी, मतलब तो यही हुआ ना? अब क्या हुआ? उसने बोला कि वो कितने डिग्री का कोण घूमेगी। अब सोचो, ये घंटे की सुई है, फॉर एग्जाम्पल यहां से चली, वो ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, यहां आ गई, ठीक है ना? अब वो घंटे की सुई एक पूरा चक्कर कितने घंटे में करती है? अगर वो मैं बोलूं 6 पर चलकर 6 पर वापस आ जाए, एक चक्कर पूरा होगा तो कितने में करती है? 12 घंटे में ना, क्योंकि 12 घंटे का घड़ी में बना होता है। ऐसे देखिएगा एक बार, अगर आप देख पाए तो शायद ये आपको दिख जाए, ये घड़ी दिख रही है आपको, इसमें यहाँ 12 सबके पास है, तो ये पूरा चक्कर घंटे की सुई कितने में लगाएगी? 12 घंटे में पूरा करेगी, है ना? और जब 12 घंटे में सुई इस पर घूमेगी ऐसे, तो कोण कितना बनाएगी? 360 डिग्री। तो मतलब कह सकते हैं 12 घंटे में सुई 360 डिग्री घूमती, तो वो 1 घंटे में कितना घूमती है? आप करेंगे 360 बटा, तो यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना। अब वो कितनी चली? वो चली 9 घंटे, तो 9 घंटे में कितना बनाएगी? आप कहेंगे राइट ऑप्शन क्या था? 270 डिग्री। अगर आप सी ऑप्शन चूज करेंगे तो एकदम सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, प्रणाम, कैसे हैं मनोहर? बहुत ही खूबसूरती से आपके जवाब मिल रहे हैं, यही तो खूबसूरती है आपके सवालों की कि आप जवाब देने की कोशिश करते हैं। 16 दिसंबर 2021 का ये पेपर है, लगातार पेपर चलेंगे, एक भी क्लास को मिस मत करना। कंप्लीट स्टडी, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पैडागॉजी और कंटेंट दोनों के होंगे, तो ये आपके लिए रामबाण होगा और आपको पता लग जाएगा पेपर कैसे आया पीछे वर्ष का। ओके जी, हाँ लाइव एग्जाम बहुत सारे घड़ी बेकार कर दिए, लेकिन इसलिए मैंने घुमाई नहीं इसको आज, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? विच वन इज द मोस्ट डिजायरेबल क्वालिटी टू टीच मैथमेटिक्स? अब देखो, दो तरह की क्वालिटी होती है, एक होती है एसेंशियल, एक होती है डिजायरेबल। एक होती है आवश्यक और एक होती है वांछनीय, मतलब डिजायरेबल। आवश्यकता मतलब ये है, एसेंशियल का मतलब क्या है कि उस क्वालिफिकेशन के उसके बिना आप काम ही नहीं कर पाएंगे, और डिजायरेबल वो है कि वो उसमें एडिशनल कर, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको सीटेट, आपको किसी केवीस में अप्लाई करना है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आपको सीटेट पास होना चाहिए। और डिजायरेबल क्या रखेंगे कि अगर आपको किसी स्कूल में पहले से 4 या 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ये चीज है। तो कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देश करें। देखो, अब कलन विधि को और उनको स्मरण करना, एनसीएफ क्या कहता है? अभी मैंने पढ़ाया था आपको, एनसीएफ बिल्कुल खिलाफ है स्मरण करने के। आप ये नहीं कह सकते बच्चे को कि याद कर, याद करना पाप है, और जो रट रट के पढ़े और जो स्मरण करे वो आके घर में सांप है। समझ गए ना बात को? अगर अपने घर में सांप चाहते हो तो भैया रटना छोड़ दो, रटोगे तो मिलाएगा, है ना? हाँ, तो सांप नहीं मारना है घर पे। छात्रों से कहें कि वो प्रश्नों को शामपट पर हल करें। बच्चों को बोलो कि बच्चे बालक इधर आ जाओ और शामपट पर हल कर दे। आपको लगता है कि सही जवाब है? अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण, बिल्कुल सही बात है। आप बच्चों को क्या देंगे? मीनिंगफुल क्वेश्चंस देंगे। आप उनको मीनिंगफुल देंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन देंगे, जिससे कि वो उनको पढ़ें, समझें और तब आगे बढ़ें।
ठीक है ना। तो आप बच्चों को क्या करेंगे, बिल्कुल सही जवाब अगर आप सीधे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना उनको छात्रों के सामने रखना ही बहुत जरूरी है, आवश्यक है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आपने दिया है एकदम सही जवाब। एक और बताओ। हा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर आए और हमारे वान हेले भैया ना आए, है ना। हमारे वान हेले भैया तो हर पेपर में आए हैं। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वान हेले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत के आधार पर छात्र किस चरण पर है, इसको तो आराम से बता दोगे। जी गुंजा सर, सिस पता है सर, सारे कमेंट पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ सांप है बिल्कुल, सारे अवेलेबल हैं। क्लॉक का भी अवेलेबल है, कृष्णा करिश्मा, सब चीज का एवरीथिंग इज अवेलेबल एट माई चैनल। ओके, और जो बल्कि जो चीजें नई नई आई हैं, हाँ वो वांछनीय जो होता है डिजायरेबल नहीं था, मैंने अभी तो एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना। तो भाई समझेंगे सवाल, और आपने किया जवाब सही होना चाहिए इसका। तो आप वॉन हेले को बारे में जानते हैं। वॉन हेले साहब ने ज्यामिति चिंतन के स्तर को बताया जो 0 से 4 तक चले, और उन्होंने ज्यामिति तर्क के सिद्धांत पर, वो किस चरण पर बच्चा है जो आयत और वर्ग में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है। आपका जवाब क्या रहा है देखेंगे, हमें कुछ भरा है, और राइट ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में मिलना चाहिए, लेकिन ओके डी 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 लाइन लग गई है। मुझे चाहिए सर, किसने कहा नोट्स नहीं आपको किसने कहा अरशद, आप हमारे उसमें टेलीग्राम चैनल में आइए, आपको इसका पूरा पीडीएफ मिलता है। मैं सुबह वाला भी पढ़ाता हूँ, सुबह ईवीएस पढ़ाता हूँ 6 बजे। मैं जब 6 बजे मॉर्निंग में ईवीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, मैं पूरे पिक्चर के साथ आपका पीपीटी बनाता हूँ, उसी को मैं शेयर करता हूँ। आप देखिए आपको मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा, मैंने बनाया है और मैं शेयर करता हूँ लिंक को। न्यूमैन का अभी न्यूमैन नहीं बन पाया ईशा, मैं थोड़ा सा बिजी था, अभी बना देंगे, इस वीक में बना दूंगा पक्का। ओके, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, किस चरण पर, अभिगिरित स्तर पर है, यानी एक्विजन लेवल पर है, निगमन स्तर पर है, और आपने कहा दृष्टिकरण पर। तो मैं आपको बता दूं वॉन हेले के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर 5 स्तर है 0 से 4। इसको बोलते हैं लेवल नंबर 0, इसको बोलते हैं लेवल नंबर 1, इसको बोलते हैं लेवल नंबर 3, इसको लेवल नंबर 4। इसमें से एक लेवल गायब है जिसको लेवल नंबर 2 बोलते हैं, और उस लेवल का नाम होता है संबंध, क्या बोलते हैं, रिलेशन, या उसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन, ठीक है ना, इनफॉर्मल डिडक्शन भी बोलते हैं। तो दृष्टिकोण पर बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ सिर्फ क्या करते हैं, उन चीजों की दिखावट और बनावट के आधार पर उनको, विश्लेषण पर वो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी, उनके नाम, उनमें पहचान और गुणों के आधार पर पहचान। अनौपचारिक निगमन में यानी संबंध स्तर में बच्चा क्या करता है, वो उस चीज की डीप प्रॉपर्टीज को समझ जाता है, जैसे कि वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। निगमन पर वो दो भिन्न भिन्न आकृतियों में नियम को सिद्ध करने की कोशिश करता है, नए नियम निकालने की कोशिश, और अभिकृत पे वो स्वयं की आकृति का निर्माण कर सिद्ध करने की कोशिश, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्विजन, या स्वयं सिद्धि लेवल भी उसको बोलते हैं। तो ये यहां पर बच्चा क्या कर रहा है, वो अंतर नहीं कर पा रहा है वर्ग कौन सा आयत कौन सा, यानी उसे ये नहीं पता है कि अंतर क्या है, उसे दोनों चौक कर लगते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन विजुअलाइजेशन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, विजुअलाइजेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच सभी लोग। अखिल आगे बढ़े, एक और सवाल जी। ओके एक मिनट रुकिएगा, शायद कुछ, हाँ टेलीग्राम देखा है नहीं सर, मैं ऐड किया बट नहीं, किसने करा, आप शायद गलत कह रहे हैं अरशद, अभी देखो चेक करो, मैंने सुबह भेजा है अरशद, अभी तो मैंने सुबह भेजा है, भाई सब लोग लाइक कर दीजिएगा एक बार, अभी तो मैंने सुबह मॉर्निंग में भेजा पीडीएफ। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो सवाल थोड़े थोड़े से बड़े आएंगे। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे एक परिवार के 4 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है। अब देखो उसने क्या बोला, एक परिवार में है, उसने बोला भाई यहां पर जो है इतने सदस्य हैं, है ना। हाँ इसीलिए तो रवि ये आपको रिवाइज हो जाएगा पूरा, तभी तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो फायदा है इसको पढ़ने का, तो यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो मजबूती आएगी। तो भाई इस अवधारणा का परिचय देने के लिए शाब्दिक समस्याओं का उद्देश्य क्या है, कि गणित की भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना, गणित में और भाषा में उन दोनों की कक्षाओं का समाकलन करना इसका उद्देश्य हो सकता है। वास्तविक जीवन, अभी तो बिल्कुल गलत हुआ,
क्योंकि आप भाषा नहीं सिखा रही हैं। आप उसको वास्तविक जीवन से, भाई देखो उसके घर में 4 लोग रहते हैं, बोला बता तेरे पापा ने 3 रोटी खाई, तेरी मम्मी ने 2 रोटी खाई, तेरी मम्मी ने भैया ने 1 रोटी, कितनी रोटी खाई? तो ये क्या है? उसके दैनिक जीवन में रहने वाले लोग हैं और वो उसको गणित से कनेक्ट करके सही आंसर दे देगा। इसलिए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के लिए उसको सामर्थ्य बना रही है, उसको समर्थ को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इस एग्जाम्पल से राइट ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन गलत है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? या प्रीवियस ईयर है निभाए, प्रीवियस ईयर देखो ऊपर लिखा है ना, सभी लोग चेक कर लो, प्रीवियस ईयर है भाई। सीटेट 16 दिसंबर 2021 का पेपर है, ऑनलाइन मॉर्निंग शिफ्ट, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है ऊपर। ओके, तो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं और राइट ऑप्शन भी सही दिया। एक और, दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनियोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। विजुअलाइजेशन और एक्सपोजर, ये दोनों जो है या इसको डेमोन्स्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मैथमेटिक्स के। क्यों? प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए, यानी आप प्राइमरी लेवल पर केवल बच्चों को विजुअलाइजेशन ही सिखाओगे या सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन सिखाओ? गलत है ना ये, इसको तो गलत कर दूं। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका, क्या सिर्फ आप अधिगम का मूल्यांकन करेंगे, यानी आप असेसमेंट लर्निंग ऑफ लर्निंग करेंगे, तो क्या यही तरीका है? बच्चों को तो बहुत तरीके हैं, आप एक्टिविटी बेस्ड कर असेसमेंट कर सकते हैं। ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। मैंने कहा जब भी ये मिल जाए ना काम को आसान बनाते हैं, तो एक बार हंस लेना जोर से, क्योंकि कभी भी आपको एनसीएफ ये अथॉरिटी नहीं देगा काम को आसान बना, आपके काम मुश्किल बनेंगे। ठीक है ना, टीचर होने के बाद। अब देखो विजुअलाइजेशन क्या होता है? आकृतियों को पहचानना, उनको समझना। और बीजगणित में क्या होता है? ज्यामिति में क्या होता है? आकृतियों को समझना। तो ये क्या कर सकते हैं, जो हम आगे जाकर गणित को पढ़ेंगे, बीजगणित और को, उसके लिए बहुत जरूरी है उनका बेस क्लियर हो जाए। तो ये उसके बेस को क्लियर करने में बहुत सहायता करते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन डी लगाएंगे सभी लोग एक साथ, जयकारा। मॉक टेस्ट आप कब से लोगे? आप पढ़ते ही नहीं है इसका मतलब। अरशद, अरशद आप पढ़ते नहीं है मुझे लग रहा है। ईवीएस का मैं डेली सुबह मॉक टेस्ट ले रहा हूं और यहां पर जो क्लास हम लेंगे, ये 1.5 घंटे की जो क्लास चल रही है आपकी, जो 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स से प्रीवियस ईयर के, ये आपके कंप्लीट करने के बाद मैं मैथ में भी मॉक टेस्ट शुरू कर दूंगा। ठीक है ना अरशद, डोंट वरी, मैं तो सब लोगों के सपोर्ट में पूरा हूं, आप जो बोलेंगे उसे भी कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, एक और सवाल। स्कूल की एक एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया कि हम आपको सबको 3/4 किलोग्राम चीनी देंगे। एक प्रायोजक से उसने इस काम के लिए 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? ये आपका जवाब। अब देखो समझने की कोशिश करो, ये तो बड़ा बचकाना सवाल है। सिंपल देखो क्या सवाल है कि एनएस की जो इकाई थी उसने क्या बोला, हर किसी बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी मिलेगी। टोटल चीनी किसने दी? 28 से 1/2, तो 28 दूनी 56 और 57/2 किलोग्राम चीनी मिल गई आपको जी। 57/2 किलोग्राम चीनी मिली। अब एक बच्चे को आप दे रहे हो 3/4 किलोग्राम, तो डिवाइड कर दें, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। 57 मल्टीप्लाई बाई 4/3 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 19 57, तो 19 दूनी 38, तो 38 किलोग्राम चीनी जो है उस एक बच्चे को, 38 बच्चों को वो चीनी बढ़ जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है अर्षद, मैं ऑलरेडी सब चीज शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ और आपको मॉक टेस्ट भी मैं ऑलरेडी ईवीएस के तो मैंने शुरू कर दी है सुबह, और शायद 7 मॉक टेस्ट में करा भी चुका हूँ। प्रीवियस पढ़ाने के बाद 7 मॉक टेस्ट में पढ़ा चुका हूँ मॉर्निंग में। सब लोग सुबह जुड़ सकते हैं, 6 AM में पढ़ाता हूँ ईवीएस। प्रवीण, प्रवीण मैंने 2 पेपर तो शायद 4 पेपर तो करा दिए, इनके बाद फिर से पेपर 2 भी ले लूंगा। ठीक है ना, डोंट वरी। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात। जब छात्र को 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया, तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि, अब समझो, अब ये तो आप सवाल पढ़ते ही समझ गए होंगे क्या बात है। मैं अच्छा हूं अभिषेक, ये तो सवाल पढ़ते समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके लिए तो रामबाण दवाई बताइए ना, कि अगर बच्चा संख्या लिखते समय जीरो को खा जाए, जीरो को खत्म कर दे, जीरो को कट कर दे, जीरो ज्यादा बढ़ा दे, जीरो कम कर दे, तो उसके हाथ हमेशा दिक्कत क्या होगी? बहुत बढ़िया जवाब, क्लैप आपके लिए। उसके लिए दिक्कत होगी एक, और वो क्या है? वो है छात्र की स्थानीय मान की अवधारणा खतरनाक है, वो नहीं समझ पा रहा है। और ये गणन सूचक और क्रम सूचक शब्द भी समझ लो, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार मिलेंगे आपको, ये बार बार पेपर में आएंगे, आगे वाले पेपर्स में।
गलन सूचक का मतलब होता है बच्चा गिनती गिनने वाली चीजों को यूज करता है। जैसे मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास 4 दवात हैं, मेरे पास 4 कागज हैं, तो गाना बन गया कागज कलम दवात ला, लिख दूं ये गणित तेरे नाम करूं। ये तो हुआ क्या, गलन सूचक। क्रम सूचक क्या है ना, तो गणना उसमें क्या होगा। हाँ, तो अब आप समझे, देखो मैं आपको अंतर बताता हूं, आप अंतर करिएगा। पहला पहला प्यार है, पहला पहला प्यार है मतलब पहला पहला मतलब क्या हुआ, एक एक। ओके, क्रम, इसमें आता क्रम, पहली पहली बार है। हाँ मैं अच्छा हूं, बात समझ रहे हो। तो यहां पर क्रम की बात होती है, जहां पर क्रम लग जाए, और है ना, इसको क्रम सूचक। यहां पर आपको पोजीशन बताई जाएगी कि पहला ही पहला है भैया, दूसरा नहीं है, ठीक है ना। तो अब बोले 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज ललित, आर यू फाइन। लखन तो नहीं कह सकता ना, तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, ये गिनती है, समझ गए ना। तो गिनती में काउंटिंग होगी और क्रम में क्रम चलेंगे। ये सवाल पूछा गया कई बार, ठीक है ना। डिस्टेंस वाली क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे, अच्छे समझ में नहीं है। डिस्टेंस वाला कौन सा था इसमें, डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी अब जो भी क्वेश्चन आपके बचे हैं, एक बात और सुन लीजिएगा सभी लोग, आप प्लीज क्वेश्चन नंबर को नोट कर लें। सभी लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर को नोट कर लें। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं लास्ट में रुकूंगा, डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। सभी लोग प्लीज नोट कर लें एक बार, ओके। चलो, निम्नलिखित में डीन से ब्लॉक, मैं बार बार बोलता हूं, इनका डीन से ब्लॉक का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। 4 लोगों के नाम नोट कर लो, इनमें से सवाल जरूर मिलेंगे। ये हो गए जॉल्टन पॉल डीन, इनका नाम है जॉल्टन पॉल डीन, एक क्वेश्चन पक्का। इसके बाद आ गए वॉन हेले, एक क्वेश्चन पक्का। इसके बाद आप मान के चलो जॉर्ज पोलिया, जॉर्ज पोलिया, एक क्वेश्चन पक्का। प्याजे मैथ गणित में, और सीडीबी की बात है गणित में, प्याजे, और एक न्यूमैन। ये आपके नोट कर लो, इनमें से सवाल 100% बनेगा। इसका फोटो खींच के लगा लो अपने पास, ठीक है ना, समझ लेना। इसको फोटो खींच के लगा लो अपने साथ। ये इनमें से आपको प्रश्न पेपर में 100% मिलने हैं, और इन सबकी वीडियो मैंने बनाकर डाल भी दी है, आप चाहे पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पेडागोगी की क्लास के अंदर, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब डीन्स ब्लॉक की बात करते हैं। डीन्स ब्लॉक किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ा सकता, और शायद आपको याद है मैंने बताया था ना, BODMAS, बॉड मास। बोर्ड मास को क्या करना आपको, पड मास करना, यानी P मीन्स प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू को, डिवीजन को, मल्टीप्लीकेशन को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, डीन्स ब्लॉक का प्रयोग जॉल्टन पॉल डीन ने डीन्स ब्लॉक बताया था। उन्होंने का मानना था कि बालक जब एनवायरनमेंट में रहता तो खेलने के साथ साथ मनोरंजनात्मक चीजों से वो बहुत अच्छे से सीखता, और जितना वो आप उसको और चीज सिखाओगे उससे ज्यादा सीख लेता है। उनका मानना यह था खेल में सिखाओ बस। तो आप घटाव कर सकते हैं, संख्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते इससे। राइट ऑप्शन डी है, एकदम करेक्ट आंसर दिया आपने, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन। वर्षा ईवीएस का क्लास नहीं हुआ, नहीं सुबह 6 बजे हुआ था ईवीएस का क्लास, अभिषेक लिया था मैंने सुबह 6 बजे, अपना बता रहा हूं मैं, देखो। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्त एक्स वाई के लघुत्तम समावर्त का आधा है, तो यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा। इफ द LCM of 6 and 7 is half of the LCM of x and y, and if the value of x is 12, then what will be the value of y। बहुत ही सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और लाइक करते हुए, लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। माना कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड की वाइब नहीं है, लेकिन ऐसे ना वर्सेटाइल नहीं है, वर्सेटाइल है, हम करेंगे सवाल, है ना, डोंट वरी। सवाल देने की कोशिश, और यहां पर सवाल क्या मिला है, जवाब क्या मिला, देखेंगे। आपका जवाब तो बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, और यहां पर आप लोगों ने ऑप्शन दिए हैं बी और सी, जी। तो बी और सी की बात करेंगे, सवाल मिल रहा है बी और सी, एकदम देखो समझो सवाल को, फीलिंग को समझना। 6 और 7 दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों नंबर हैं को प्राइम नंबर्स। 6,7 दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और सह अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनकी मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 गुना 7 बराबर 42, इनका एलसीएम 42 है। अब हुआ क्या, ये जो एलसीएम है ये एक्स वाई के एलसीएम का आधा, ही नहीं, जो एक्स वाई का आप एलसीएम निकालोगे उसका ये आधा है। तो मतलब एक्स वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 इंटू 2 कर दूं, और एक्स वाई भी दोनों को प्राइम नंबर है, तो एक्स गुना वाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 84।
और आपको x का वैल्यू दिया है 12, 12 गुणा y बराबर 84 और y बराबर 84/12, 12 सत्ते 84, 7 इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर जी? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? अरे क्या बात है अरशद जी, शुक्रिया आपके आह्वान के लिए। अरे आह्वान को पहचानो, पुकार हो रही है, जिन जन की पुकार है, आप भी लाइक करते रहो। ऐसा क्या अत्याचार है? एक और सवाल आपके पास है, पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं या नहीं है? आप समझना इस बात को। अब ये अगर पूर्णांक की बात करोगे तो आपको डिटेल में नंबर से देखो, मैंने कहा ना, जब तक आप इन नंबर्स की डीप स्टडी नहीं करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए मैंने आपको पूरा कोर्स कराया हुआ है, तो उस पूरे कोर्स को पढ़ लेना भैया एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं या नहीं है? कथन ए, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उनसे अधिक होता है। कथन बे, दो संख्याओं का जोड़ सदैव उन संख्याओं से बराबर या उनसे अधिक होता है। दोनों स्टेटमेंट को बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। अगर आप ट्रू फॉल्स की बात करेंगे तो बात जरूर करेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, नो इशू। और सवालों को समझेंगे आपके तरफ और देखेंगे आज आपके जवाब हमारे पास क्या होंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके, तो भाई आगे बढ़ें, सवालों को चर्चा करते रहें जी, करें सवाल जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सबका जी। तो भाई आपका जवाब हमें मिलेगा क्या? सवालों पर देखेंगे, जवाब होगी प्रतिक्रिया। और यहां पर सवाल बढ़ने की कोशिश जारी है और देखेंगे, कोई बात नहीं है। आपको नहीं पढ़ना आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कामनी में हिंदी पढ़ाती हैं, आप उनसे जल्दी पढ़ लो, वो पूरा पेडागोगी आपको दिमाग में उतार देंगी, आपके दिमाग में। ओके जोल्टल, हाँ ओके कर दूंगा शेयर। आपके दिमाग में पेडागोगी नहीं जाती, हिंदी नहीं जाती, कामनी मैम आपको लेक्चर लेती है शाम को 5 बजे, आप पूरी हिंदी आपके दिमाग में उतर जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? घबराओ नहीं, हर चीज की सुविधा देंगे आपको। तो आपका जवाब मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर, क्या दे रहे हैं आप लोग मुझे? ओ ये क्या देख रहा हूं मैं, ओ माय गॉड, जवाब मिला है क्या? ए सी। ओ माय गॉड, सब लोगों ने सही जवाब दिया है। ओ अफसोस, ये गलत जवाब है, आपने गलत जवाब का चुनाव किया है। कृपया पुनः प्रयास करें और सही विकल्प का चुनाव अवश्य करें, आपका चुनाव गलत है। समझते हैं गलत कैसे हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। गलत कैसे हो गया भाई, ये तो सही था, समझाता हूं। देखो डी, दोनों ही गलत हैं, समझो। पूर्णांक जानते हो ना क्या होता? सबसे पहले देखो सवाल में क्या पूछा है, सिर्फ संख्याएं नहीं पूछी हैं आपसे, प्रश्न में क्या पूछा है पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। पूर्णांक मतलब क्या होते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर क्या होते हैं? माइनस का 4 अप टू -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू ऐसी तो होते हैं ना इंटीजर्स, इन्हीं को तो इंटीजर बोलते हैं, है ना? अब इंटीजर में क्या बोला? दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर, ये बात तो सही है, 1 गुणा 2 बराबर 2, सही बात है। 2 गुणा 3 करेंगे तो 6, ये भी सही बात है। लेकिन अब क्या होगा, अगर मैं -3 की गुणा 2 में करूं तो ये -6 हो गया, तो ये तो दोनों से छोटा हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया ना? पहला स्टेटमेंट गलत है कि नहीं? हाँ कि ना? सच्ची सच्ची अपने फेफड़ों पे हाथ रख के बताओ, है कि नहीं? है ना? बिल्कुल। दूसरा करते हैं, दो संख्याओं का जोड़, जोड़ के भी देख लेते हैं। यहां तो ठीक है कि 5 जमा 3 बराबर 8 है, लेकिन भाई तब बताओ जब मैं -5 में प्लस का 3 जोड़ूं तो ये तो माइनस का 2 छोटा आ गया, है ना? संख्या से छोटा हो गया 3 से, तो यानी ये भी गलत है। इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। और ये तब आप कर सकते हो जब आप इसको डिटेल में समझोगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियरिटी है? नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो भाई यहां पर अभी आपके 4 सेशन चल रहे हैं मैथमेटिक्स, शाम को जो है पेपर 1 के प्रीवियस ईयर सारे मैं करा रहा हूँ 7:30 बजे। सुबह 6 बजे ईवीएस की क्लास होती है धमाकेदार, आप सभी जानते हैं, 6 बजे मैं ईवीएस पढ़ाता हूँ। दोपहर में 10:30 पर मैडम पढ़ाती हैं आपको सीडीपी, और इसके साथ साथ 5 बजे हिंदी। और एसएसटी की क्लास आपकी शुरू हो रही है, जो प्रीवियस ईयर के वाले एसएसटी हैं और जो मॉक टेस्ट आप करना चाह रहे हैं वो आपको मिलेंगे 3 दिसंबर से, ठीक है ना? 3 दिसंबर से आपके एसएसटी के पेपर 2 जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी प्रीवियस ईयर शुरू होंगे। ओके, क्लियर है? नेगेटिव कहां दिया था देखो, हाँ टिया, इसी का तो ध्यान रखना है आपको कि ये पूर्णांक जो आपके सामने दिए हैं भैया, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो आपको फोकस उस पर करना है। आगे बढ़े, एक और सवाल।
हाँ एसएसटी बता देना अक्षत, एसएसटी के पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं और जो मॉक टेस्ट हैं वो चलेंगे आपके 3 दिसंबर से, साइंस भी तभी से चलाऊंगा, ठीक है। चलिए, योग की एक समस्या है 234+42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वो 40 होता तो उत्तर होता 244, 254, 264, 274, परंतु ये 42 है इसलिए इसका उत्तर 274 जमा 2 276। ऐसे बच्चे करते हैं हिसाब, इसलिए 234+42 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए इनमें से कौन सा कथन एकदम सही लग रहा है आपको, एकदम करेक्ट लग रहा है। अब देखो, गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय युक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ओ माय गॉड, मतलब अगर बच्चा ऑरली सवाल कर रहा है, मौखिक रूप से सवाल कर रहा है, तो उसको डिमोटिवेट कर दो कि जा तू नहीं कर पाएगा जिंदगी में कुछ भी, है ना, गड़बड़ है ना, काट दो उसको। गणित में अनौपचारिक रणनीति बहुत बढ़िया, ये बार बार समझाता हूं मैं कि जब भी मैथमेटिक्स आप पढ़ाओ तो मैथमेटिक्स में बच्चों को अनौपचारिक रणनीतियों का इस्तेमाल जरूर कराओ। जैसे दुकानदार हैं, ठेली वाले हैं, बाहर फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, दुकानदार हैं, वो हिसाब लगाते हैं, वो आपसे कम पढ़े लिखे होते हैं फिर भी अच्छा हिसाब लगा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक रणनीतियां। तो ऐसे हिसाब वो ऐसी तो लगा रहा है कि भाई 42 में से 40 होता, 10 बढ़ा दिया उसने 4 बार, पहले 234 में 10 जोड़ा 244, उसमें 10 जोड़ा तो 254, फिर 10 जोड़ा 264, उसने 10 जोड़ा 254, 40 खत्म हो गया, बोला 42 था 2 और जोड़ दो। तो ऐसी रणनीतियों को हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक रणनीति। और कक्षा में इन रणनीतियों की विशेष चर्चा होनी चाहिए और बच्चों को ये रणनीतियां आपको समझानी चाहिए, तभी बच्चा समझता है, चीजों को जानता है। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा सन्निकटमान है, अप्रोक्सीमेशन इनमें से कौन सा सबसे सही है। अगर इनको अप्रोक्सीमेट करेंगे यानी सन्निकट निकालेंगे, निकटतम मान निकालेंगे, तो इसमें से कौन सा आपको सही होगा। 3 × 8/8/12, 3 × 7/12, 2 × 7/11, 3 × 7/11। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिलेगा, तेजी से, गलती नहीं करेंगे आप मुझे, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके ओके, लेट्स सी, देखेंगे जवाब क्या मिलता है। जवाब सवाल समझ में आ रहा है सबको, आ गया है समझ में, इसका मतलब सबने बी ऑप्शन देने का प्रयास किया, बहुत ही खूबसूरत। आप सब जानते हैं अप्रोक्सीमेट का वैल्यू क्या होता है। देखो 2.9 है, अप्रोक्सीमेशन का नियम क्या है, अगर कोई संख्या आप अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो उसका वैल्यू 5 या उससे बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, आप इधर की तरफ +1 कर देंगे। अगर वो 2.4 होता है यानी 5 से छोटा है वैल्यू, तो आप उसको छोड़ देंगे, बस ये नियम है। तो 2.9 देखा तो 5 से ज्यादा है तो एक बन गया 3, 7.4 लिखा है तो 4 से छोटा है तो इसको छोड़ दें, 5 से छोटा है तो 7, नीचे लिखा है 5 तो ये क्या हो गया 12। तो अप्रोक्सीमेशन क्या बना, अच्छा नियम है ना, बहुत सिंपल नियम है। 5 या 5 से ज्यादा है तो आप +1 कर देंगे, अगर 5 से कम है तो आप छोड़ देंगे, खत्म, खलास। ओके, आगे बढ़े साहब, चलो। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र दिखाए और घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तु उठाने को कहा, उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग किया है, जो कौन सी है, वस्तुओं की ऊंचाई, बेलनाकार वस्तुएं, गोलाकार वस्तुओं का भार, या फिर आपका जवाब क्या होगा। लेट्स सी, देखेंगे हमें क्या मिलेगा आंसर। और राइट ऑप्शन, बहुत ही अच्छे, खूबसूरत, सुकून से भाई लाइक भी करते रहो। देखो लाइक करने में इतनी कंजूसी होगी तो कैसे काम चलेगा, बेचारा मास्टर कैसे जिएगा, आप बताओ, एक मास्टर कैसे जिएगा जब आप अपना लाइक कम कर दोगे, तो मास्टर जी को क्या समझ में आएगा। मास्टर जी तो बिल्कुल, लाइक भी तो जिंदा हम आपके, भाई हम आपके लाइक पर तो काम करते हैं, तो लाइक नहीं मिलेंगे तो काम कैसे चलेंगे। बेलनाकार, बहुत बढ़िया। क्यों, उसने क्या उठाया, उसने उठाया घड़ी की बैटरी, बैटरी मतलब सेल, ऐसा होता ना सेल। उसने उठाया मोमबत्ती, मोमबत्ती भी ऐसी होती है ना, कैंडल। उसने उठाया गिलास, ये सब किसके एग्जांपल, ये सब क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये सब क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये सब क्या है, बेलनाकार वस्तुएं। तो जया ने सारी बेलनाकार वस्तुएं उठाई, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप खूबसूरती से। ऐसे जवाब मिलेंगे तो बात कैसे नहीं बनेगी। एक और सवाल ले लेते हैं आपकी तरफ। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इनमें से, अब देखो
दो तरह का मूल्यांकन होता है, एक होता है प्रारंभिक मूल्यांकन, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। प्रारंभिक मूल्यांकन को आप क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। और योगात्मक को बोलते हैं समेटिव, और इसको बोलते हैं उपलब्धि। तो आप बताओ इनमें से क्या विशेषता नहीं है? अब ये आपने अगर पढ़ा है मूल्यांकन तो इसका जवाब मुझे 100% आप सही देंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है ना? तो जवाब मिलेगा, कर दिया। थैंक यू नेहा जी, शुक्रिया। सभी लोग प्यार बांटते चलो और आगे बढ़ते चलो। और यहां पर जवाब देने की कोशिश हो रही है। 16 दिसंबर 2021 का पेपर है, लगातार पर डे 7:30 बजे आपको एक जो प्रीवियस ऑनलाइन पेपर है, एक पेपर मैं कराऊंगा, चाहे वो 1 घंटे में चाहे 1.5 घंटे में, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी फास्ट 2x की स्पीड में हो जाए। तो यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा एकदम सही बात है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन स्टार्टिंग में होते हैं, यानी ड्यूरिंग द सेशन होते हैं, और सेशन के अंत में जो परीक्षाएं कराई जाती है उनको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ये छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरी का निदान करने पर केंद्रित है। क्या मजाक कर रहे हैं भाई साहब? गजब बेइज्जती है सवाल की, कैसे कर सकते हो ऐसे? क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन में तो फीडबैक बहुत खतरनाक होता है, एलिया पास। तो जो एफए हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं, उनमें होता है डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। तो यहां पर जो है ना, ये जो पार्ट सेकंड दिया है, ये योगात्मक मूल्यांकन का पार्ट नहीं है, समेटिव जो वैल्यूएशन है उनका पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये एफए का पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे तो खुशी खुशी घर जाएंगे और 1 नंबर पाएंगे, 1 नंबर लेके आएंगे। यही आपका बहुत खूबसूरत जवाब रहा, मुझे अच्छा लगा। एक और सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है? अब देखो, सब कथन को समझते चलना। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। किसने कह दी ये वाली बात? हमारा दो बुरा मान जाएगा। हमारा दो बोला, अरे मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेला हूं, सबको अपने वश में करता हूं। अकेले एक सम संख्या है जो अभाज्य है। जितने भी नंबर हैं सब प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स हैं। ये एकमात्र संख्या जो उनके बीच में बैठी है, हाँ, अपना सीना तान के। ठीक है ना? ये क्लास किसके लिए है? RJ34। ये क्लास सीटेट के लिए है और पेपर 1 की क्लास है। ठीक है, ओके। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। अब बोले एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं। पांचवी किसको लाओगे? कोई एंट्री नहीं देगा, क्योंकि 2, 3, 5 और 7 4 ही का नंबर होते हैं एक नंबर के। तो अभाज्य संख्या अनेक रूप से अपरिमित है, एकदम गलत बात। सही बात है ये भी, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो सही बात है। क्योंकि अभाज्य संख्याएं भाई हमें 2 से तो स्टार्टिंग है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, एंड तो कहीं तक भी गिनते चले जाओ। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एकदम खतरनाक बात है। अभाज्य संख्याएं होती ही वो हैं जिनके एग्जैक्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट, कम से कम, अधिक से अधिक एग्जैक्ट 2 फैक्टर हम, उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं। वो 2 कौन कौन से होते हैं? अगर मैं किसी अभाज्य संख्या के बारे में बात करूं तो एक 1 और दूसरी वो खुद, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। इसलिए एक जो है उसको अभाज्य भाज्य नहीं माना जाता, कि एक का फैक्टर सिर्फ एक होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 4 स्टेटमेंट एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे सी लगा देते, 3 ऑप्शन चूज कर लेते हैं, एकदम सही जवाब मिलेगा। सीमा, हम लोगों का नेम का फर्स्ट लेटर लास्ट में आ गया ना, इसलिए लास्ट में होगा। अच्छा, कोई बात नहीं है। इज्जत क्लियर, बात समझ में आ गई। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के प्यार मुझे मिल रहा है, इसी तरह से मिलता रहे आपका प्यार दुलार, और हम देंगे आपको अच्छे प्रश्न को एकदम करने का हथियार। हर्षित अमीना जोसेफ द्वारा एक दिन पैदल चलने का विवरण दिया गया। वो पैदल चल रहे हैं। हर्षित चला सुबह 5:32 पर और खत्म करी यात्रा 6:49। अमीना चली 5:27 पर और खत्म की 6:37 पर अपनी यात्रा। जोसेफ चला 6:06 पर और खत्म हुआ 7:31। अब आपको यह बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा ना भाई, 8 मिनट ज्यादा चला, ये टोटल कितने चले भाई? पहला क्वेश्चन तो यही आता ना, ये कितने चले। चलो उसको निकाल लेते हैं। पहले हम बात करते हैं हर्षित भैया की। हर्षित भैया को यहाँ निकालते हैं। वो 6:49 पर खत्म की अपनी यात्रा और 5:32 पर चले थे। तो 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1 घंटा 17 मिनट। ठीक है, इन वाले भाई साहब की बात करते, अमीना की बात करते हैं। अमीना बहन क्या चली 6:37 पर और 5:27 पर उन्होंने शुरू की। 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 5, इन्होंने 1 घंटा 10 मिनट चला। इसके बाद हमारे जोसेफ भाई आए, जोसेफ ब्रो ने क्या काम किया? 7:31 पर खत्म की यात्रा, 6:06 पर शुरू।
तो 25 मिनट तो ये हो गए 1 घंटा 25 मिनट, है ना। ये अब मैं इनके आगे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना भाई। हर्षित भैया ने 1 घंटा 17 मिनट की यात्रा की, अमीना बहन ने 1 घंटा 10 मिनट की यात्रा चली, और हमारे जोसफ ब्रो 1 घंटा 25 मिनट चले। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास तीनों के टाइम हमारे सामने आ चुके। अब आपको समझना है कि भाई इन तीनों के साथ कौन सी कहानी जोड़ी जाए। ओके, जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज्यादा चला, भाई जोसेफ चला 25 और अमीना चली 10, तो इससे 15 मिनट ज्यादा चला है, तो उसको तो कट कर दे, गलत लिखा है ना। अमीना सबसे कम चली, अमीना चली है 1 घंटा 10 मिनट, अरे एकदम सही बात है, सबसे कम चली है, उत्तर मिल गया। बाकी को भी चेक कर लो। हर्षित और अमीना समान अवधि चले, कैसे चले? हर्षित चला 1 घंटा 17 मिनट, अमीना चली 1 घंटा 10 मिनट, गलत है। जोसेफ हर्षिता से 15 मिनट कम चला, ज्यादा चला, गलत है। जोसेफ अमीना से 15 मिनट ज्यादा चला है, कम थोड़ी चला है, तो ये गलत है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अगर आपने दिया है तो एकदम सही जवाब दिया है, कोई गलती नहीं होगी आपसे। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब जब मिल जाते हैं तो एकदम दिल में गद गद खुशी आ जाती है। सर में इसमें टाइम लगता है, हाँ टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, बिल्कुल। एक और सवाल तेजी से, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं के योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर बिगिनिंग टीचिंग समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स? प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। अब देखो 4 ऑप्शन दिए, अब आपको क्रम लगाना है और इस पर एक जादुई मंत्र लेते जाना, इस सवाल को देखना, और ये सवाल अगर पेपर में कभी गलत नहीं करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन इस पर एक जादुई मंत्र लेते जाना, वो कभी इन तरह के सवालों को गलत नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। ओके, अब देखेंगे जवाब क्या मिलेगा आपका। तो यहां पर मिल रहा है जवाब प्रासंगिक स्थिति द्वारा अनुभव प्रदान करना, स्थितियों को चिन्हित से प्रदर्शन करना, स्थितियों को मौखिक रूप से समझना और चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। अब यहां पर समझना बच्चा कैसे समझता है इसको, इसको बोलते हैं ईएलपीएस। क्या बोलते हैं? ईएलपीएस, ये थ्योरी है। ईएलपीएस के अकॉर्डिंग जब भी बच्चा अपना ग्रो करेगा, किसी में भी आपको नंबर से लगवाएगा, तो ये ईएलपीएस थ्योरी काम आएगी। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं इसको? एक्सपीरियंस। एल का मतलब लैंग्वेज, पी का मतलब पिक्चर्स, और एस का मतलब सिंबल। तो बच्चा जब भी अपना विकास करेगा वो इस स्थिति में करेगा, यानी पहले अनुभव, उसके बाद भाषा, उसके बाद चित्र, उसके बाद सिंबल। तो अब यहां लगा लो, बस आपको ईएलपीएस पता होना चाहिए, ऐसे सवाल चुटकी में आपके कदमों में गिर जाएंगे आके। अब देख लो, सबसे पहले अनुभव किया उसने, ये रहा अनुभव, कहां पर? ए पर, पहले ए आया। उसके बाद लैंग्वेज, भाषा देखो कहां है, मौखिक रूप से समझना, सी लगा दूं। उसके बाद पिक्चर कहीं आए, आपने कहा सर पिक्चर ये रही यहाँ पर चित्रों के माध्यम से, उसके बाद डी आया। उसके बाद हमारा देखो सिंबल है इसमें, ये रहा, चित्रों को सिंबल से प्रदर्शित करना, ये डी आया। यानी ए सी डी बी कहीं है इसमें, ए सी डी बी, अरे वाह मिल गया आपको ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान जवाब था। तो आपको ये ईएलपीएस याद रखना, एक क्वेश्चन आपको फंस जाएगा ईएलपीएस से, ठीक है ना। तो ये ईएलपीएस को समझ के रखना है, इसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी दूर, क्योंकि ये आपके जवाब देगा भरपूर। एक और सवाल देखते हैं, हुजूर आपकी खिदमत में पेश है। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताओ। यानी ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन तो थे, उन्होंने पैटर्न को बोलकर रीजनिंग दी। तो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन भी आपको समझने होंगे, क्योंकि ये रीजनिंग बेस है, ये आपको पता होने चाहिए। ये बहुत सिंपल सवाल है वैसे। आइडेंटिफाई द डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड फाइंड द नेक्स्ट नंबर। 910, 821, 732 और 643 से नेक्स्ट टर्म कौन सी बनेगी, ये आपको बताना है। और मैं पूरा उम्मीद है कि आपका जवाब जरूर मिलेगा। और राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? ओके ओके ओके, जवाब देने की कोशिश जारी है, आराम से करो, कहां हम पर कोई भारी है सवाल। जब आप समझेंगे सही से तो जवाब बनेंगे से, गलती ना हो आपसे, यही हमारा विश्वास और यही हमारा मानना है। देखेंगे आपका जानना क्या। और डी ऑप्शन यहां पर मिलने की कोशिश, डी और ओके, डी भी मिलने की कोशिश, सी भी मिलने की कोशिश है। अच्छा 21 का डी है प्रीता, मुझे लगता है इसका बोथ पेपर रहता है, उसका एग्जाम पहले होता है, ऐसा नहीं है, सब साथ में ही होते हैं, डोंट वरी जी। ओके, ए बी सी डी, ओ माय गॉड, राजेश ने कहा 554। देख लेते हैं भाई क्या मिलता है आपका जवाब। देखो सीरीज है, पैटर्न है। अब पैटर्न कैसे निकला, अब देखो इसमें से मैं इसको घटाऊं, तो 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गए 8, है ना, 89 हुआ। इसमें देखिए कि इसमें भी 89 हुआ, इसमें देखिए इसमें भी 89, तो यानी इसमें से 89 कम कर दो, तो क्या होगा, जब 13 में से 9 जाएंगे तो 4, और 13 में से 8 जाएंगे 5 और 5, तो नेक्स्ट टर्म 554 आ गई। बहुत ही आसान सवाल था ये,
ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन एकदम सही कहा प्रशांत, आपने बहुत तगड़ा वाला सी दबाया है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं, यही चाहिए मुझे आपसे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग विच बेस रिप्रेजेंट द अप्रोच टू एक्सीलेंट मैथमेटिक्स एजुकेशन, जिसमें सबसे अच्छी शिक्षा दी जाए, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। सही बात है भाई। उच्च गुणवत्ता पूर्ण गणित शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। ये कौन सी गुणवत्ता वाली शिक्षा है? ये तो सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ाने वाली बात है। क्या आप मानते सब बच्चे पास हो जाएं वो सबसे अच्छी शिक्षा है? नहीं, बच्चे तो फेल भी होते, कम नंबर भी आते हैं। ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणित का सूचक बन जाते। आप किसी भी बच्चे का कॉम्पिटिटिव लेवल पर चेक नहीं करेंगे, वो बिल्कुल बैन है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। या बच्चे को किसी प्रतियोगिता में करेज नहीं करेंगे और या ना ही ये बोलेंगे तो जीत गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन की कोई स्वाभाविक चीज नहीं है वहां पर, ठीक है ना। और वो सूचक नहीं कि आपके वहां ज्यादा नंबर आ गए तो आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर प्राइमरी लेवल पर कैसा करियर चलाओगे अभी बाद में आएगा, करियर 10वीं के बाद 12वीं के बाद, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या मिला मुझे? ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, यशपाल साहब की जो कमेटी थी उसने जब रिपोर्ट बनी, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी। यशपाल साहब ने एक ही बात बोली थी कि भैया बच्चों को हर किसी का अधिकार गणित पढ़ने के लिए, हर कोई बच्चा गणित पढ़ेगा और गणित में सफलता हर बच्चे का अधिकार, हर बच्चे को होनी चाहिए। एक कोठारी आयोग आए थे 1964, आप जानते होंगे कोठारी आयोग को। कोठारी आयोग ने तो आतंकी मचा दिया। उन्होंने बोला भैया कक्षा को 10वीं तक गणित को लागू करो और बच्चा कोई भी हो 10वीं तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा, 10वीं तक गणित पढ़ना पड़ेगा। तो 4-5 टिल्लू बिल्लू और राम भूल और राम फूल जैसे आ गए रामचरित्र से, लेट गए रास्ते में। बोले कोठारी साहब अगर 10वीं तक लगाओगे तो हमारी लाश से निकल के जाना पड़ेगा, आपको हमें कूद के जाना पड़ेगा हमारी लाश पे से, नहीं तो हम नहीं होने देंगे। तो इसलिए वो रुक गया। कोठारी आयोग का प्रस्ताव था कि गणित को 10वीं तक अनिवार्य रूप से किया जाए। कुछ लोग सामने आ गए और बोले ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग बोले कि हमें तो व्यवहारिक रूप से पढ़ना, हम क्यों पढ़े 10वीं तक, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग ने प्रस्ताव दिया था 10वीं तक गणित को अनिवार्य रूप से करने का। जवाब तो मिल गया आपको। राइट ऑप्शन क्या करेंगे? 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर में पूरा करने में, सवाल ये बहुत अच्छा था, इसको ऐसे सवाल बनेंगे, करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं और उसके आगे के 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले के 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चली। अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, करने की कोशिश करेंगे जी। हाँ गुस्सा है ना। अक्षत करी सर, अच्छा वो लेट गए, नहीं तो हो सकता हम पे जो है बहुत आफत जाती। हाँ ईशा 1964 to 66 है ना, उस आफत से आपको बचाया गया है, डोंट वरी, परेशान ना होइएगा। सवाल आपके समक्ष अभी लाइक वाइक बहुत कम है, क्या बात है भैया? लाइक देते रहो, ऐसी काम नहीं है, पूरी एनर्जी लगा के आपको बताएंगे, लेकिन लाइक से हमारी एनर्जी ऊर्जावान होती है, आपकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को प्रदान करते रहो। देखो इस सवाल को समझाता हूं। उसने बोला 800, मैं एक एक स्टेप से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। उसने बोला 800 मीटर की यात्रा है, 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकंड। तो अब उसने जब 800 में से 100 मीटर की यात्रा पूरी की, 14 सेकंड लग गए। अगली बार क्या हुआ? अब यात्रा कितनी बची? 800 में 100 कम कर दिया आपने, कहा 700। 700 मीटर में से फिर 100 मीटर की यात्रा शुरू की, तो पहली वाली से 2 ज्यादा लगे, 16 हो गए ना, 14 प्लस 2 16। अब यात्रा रहेगी 600 मीटर। अगले 100 मीटर की पूरी करी तो कितना हुआ? उसे लगी 18 सेकेंड। 500 मीटर की यात्रा बची, 500 को पूरा करने में 100 मीटर चला तो अब 20 सेकंड लग गए। उसके बाद 400 मीटर की यात्रा बची, 400 को में से 100 मीटर चला तो 20 से 2 सेकंड ज्यादा 22 सेकंड लग गए। अब 300 मीटर की यात्रा बची, 300 में से 100 पूरा किया उसने, 200 मीटर। भाई 300 बचे, 300 में 100 मीटर की यात्रा की, 24 सेकंड लग। अब बची यात्रा 200 मीटर, 200 मीटर में फिर 100 मीटर की करी तो 26 मिनट। अब बची 100 मीटर की यात्रा, उसको कितने में? 28 सेकंड। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया, आप सीधा भी कर सकते थे क्योंकि इसमें 100 के 8 बनेंगे तो 14 से लेकर 28 तक काउंट कर सकते डायरेक्टली। इसलिए डिटेल में समझाया मैंने कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। अब क्या हुआ, टोटल जोड़ दें। अब देखो 16 20 और 10 30, 30 और 20 50 और 20 70 और 20 90, 90 और 50 140, 140 20 168। तो ये टोटल 168 सेकंड लगे उस पूरी यात्रा को पूरा करने में। 168 लगेंगे ना जी, 168 लगेंगे ना पूरा।
तो 168 सेकंड लगे। अब 168 सेकंड को मिनट में बदल लो, क्योंकि उसने मिनट पूछी, तो 60 का भाग करना पड़ेगा ना मुझे। तो 6 दूनी 12 बचे 48 होना चाहिए, 2 मिनट 48 सेकंड लगने चाहिए उसको। क्लियर है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी अगर आप देंगे तो एकदम सही बात हो। डी, बात समझ में आया? डी क्लियर है ना? हाँ, हाँ राजेश, बताता हूं मैं। अब इसको शॉर्ट करना कैसे करेंगे, देखो भाई 800 में जब आप 100 के पार्ट करेंगे तो कितने बनेंगे? आप देखो सिंपल, देखो अब करना कैसे। 800 में उसने लगाया पहला 100 मीटर, इसको काउंट कर लो। आप बोलेंगे सर कितना हुआ? 14। तो अब कितना बचा 800 में? अब ऐसे 700 में कितना होगा? 14। तो कितने 100 बनेंगे? आपने कहा सर 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28, कितने 100 बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये पूरे कितना? आप 800 में 8 तोड़ दो, 8 बार बढ़ा दो 14 को 28 तक, बात खत्म। ये ऐसे ही करना पड़ेगा, शॉर्ट यही है। ठीक है ना? राइट ऑप्शन डी, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। ऐसी जवाबों की तुम्हें मैं आपसे आकांक्षाएं हैं। तो एक बार लाइक कर दो, जोर से, जोर लगा के बोल दो लाइक। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75, 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74.5, 72, 72.5 और 70। अब देखो आप सभी जानते हैं, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं या माध्य की बात करता हूं, स्टैट से क्वेश्चन था, और आप सभी जानते हैं माध्य क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन। मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है टोटल सम, जो भी है अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो अगर आप टोटल निकालने की बात करते हैं, टोटल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मीन इनटू नंबर, है ना? तो अगर यहाँ टोटल की बात करें, 5 विषय थे, अंक मध्य थे 74, टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना बना? आप कहेंगे टोटल 5 मल्टीप्लाई बाई 70। 74 का आधा हुआ 35 दूनी 37, 37 300। ठीक है ना? अभी 370 आया टोटल इनका। उसने बोला इनमें से 3 विषयों के नंबर दिए 70, 75 और 80 नंबर दिए हैं 3 बच्चों के। तो जोड़ने कितने टोटल आए? 5, 7, 14, 8, 22, 225 नंबर जो है इन तीनों बच्चों। तो यानी टोटल बच्चे जितने थे 5 बच्चों में से 3 बच्चों के 225 नंबर है। तो 3 बच्चों के नंबर कितने? 200 में से कम कर दें तो 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 145। अब ये 3 बच्चों के, भाई 5 बच्चों के नंबर में से 3 बच्चों के नंबर आपने घटा दिए थे, कितने के बचे? 2 बच्चों के नंबर बचे ना। तो 2 बच्चों के टोटल नंबर कितने हैं? आप कहेंगे सर 145। अब जब 2 बच्चों के 145 नंबर हैं, तो भैया इसका औसत कैसे निकालोगे? टोटल इसका डिवाइड कर दो, कितना बचा? आप कहेंगे 72 दूनी 42, 72। एकदम सही जवाब है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रहे हैं तो गलती नहीं कर रहे हैं आप गलती बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अगर आपने ये ऑप्शन को चूज किया, और आपने, मुझे उम्मीद है आपने इसी ऑप्शन को चूज किया। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, आप लोग तो समझदार हैं, बहुत बढ़िया से आंसर देते हैं। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी आपके जवाब देकर, इतनी खुशी मुझे बहुत ज्यादा उत्साह दे रही है। लेकिन आपके लाइक मुझे उतना ही डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये लाइक 100, इस बार सांस लगा दो, 100 तक पहुंचा दो जल्दी से, फिर 500 का टारगेट रखेंगे। ठीक है ना? परवीन दोबारा समझो, फिर से करें, देखो रेखा समझ लो, फिर बताता हूं, शायद समझ नहीं आया बहुत सारे बच्चों को। देखो हमने कहा 5 विषयों के नंबर कितने? 74। तो कुल नंबर कितने होंगे? आप कहेंगे 74 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 370 नंबर टोटल हैं। 5 बच्चों के कुल नंबर कितने हैं? 5 बच्चों के टोटल नंबर 370 है। इन 5 में से ऐसे समझो 1 2 4 5, ये 5 बच्चे थे, इनके टोटल नंबर कितने हैं? ये हैं 300। ठीक है ना? अब उसने बोला इनमें से 3 बच्चों के नंबर दिए हैं, टिल्लू बिल्लू राम भूल, यानी कि नंबर थे 70, 75 और 80। तो अगर मैं इन तीनों के नंबर जोड़ूं तो 225 आए। तो अब ये पांचों के नंबर, टिल्लू बिल्लू राम भूल, रामबती और राम प्यारी, इन पांचों के नंबर तो 370 हैं। और ये 3 जो थे स्टार्टिंग के, टिल्लू बिल्लू और राम भूल, इनके 325 हैं। तो इन 5 में से इन 3 के नंबर हटा दो, 2 के ही बचेंगे ना, 145। तो ये 2 बच्चों के जो नंबर हैं टोटल वो 145 हैं। औसत माध्य कैसे औसत कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे कुल संख्या 2 का डिवाइड कर दे, इसलिए 72.5 आया। इज दैट क्लियर नाउ? अभी समझ में आया? मैथ्स पेडागोगी बताइए सर जी। चंद्रशेखर आजाद भैया, इसमें दोनों क्वेश्चन है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर भाई, इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोगी के हैं और 15 क्वेश्चन कंटेंट के हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और अगर आपको सिर्फ पेडागोगी पढ़ना है तो इससे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने,
पेडागोगी पुराण के नाम से है, उसमें पूरे 250 क्वेश्चन पेडागोगी के जो नए वाले हैं, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। एक और सवाल, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्द के साथ उलझन भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए इनमें से कौन सी नीति सबसे उपयुक्त है। कुछ बच्चे क्या है, भागफल और शेषफल में अंतर स्थापित नहीं कर पाते, और उस अंतर को स्थापित कराने के लिए, उस अंतर को समझाने के लिए आपको बताना है कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है, इनमें सबसे उपयुक्त आपको बताना है कौन सा है। पहला एक क्वेश्चन क्या है, भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। ओ माय गॉड, मतलब कभी कहर ढा दिया बच्चे के ऊपर, है ना, कहर ढा दिया ना। अरे भाई कैसे कह सकते हो बच्चों को 20 बार लिखना, उसका तो आपने देखो एनसीएफ क्या कहता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। आप गृह कार्य कम से कम रखेंगे, एक्टिव बेस्ड लर्निंग कराएंगे उसको, और आप उसको 20 बार लिखने के लिए बोल रहे हो, तो बच्चा तो वैसे ही मर लेगा, कहां तक लिखेगा। गलत कर दें, काट दें, ओके काट देते हैं, आपने कहा तो क्यों नहीं काटेंगे। छात्रों को वर्कशीट कार्य पत्रिका दी जाए, उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए। आपने एक वर्कशीट दी, अब देखो बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम भागफल और शेषफल में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा, तो कार्य पत्रिका देने से क्या होगा, उसको कुछ ऐसा काम कराओ जिसको पता लग जाए कि ये शेष और ये भाग है। तो आप आएंगे ऑप्शन नंबर 3 पर, और जो एकदम सही जवाब है, क्योंकि मूर्त पदार्थों का प्रयोग करके समझा जाए। जैसे मैंने बच्चों को बताया कि बेटा एक काम करो, 11 में आप हमें 3 का भाग करके बताओ, चलो 5 का भाग करके बताओ, बोला 5 दूनी 10, शेष बच गया 1। बच्चा इसको नहीं समझता वो कैसे कैसे है, हम क्या करेंगे, हम उसको 11 बोल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने बोला, हमने तो 11 बोल दिया, बोला हाँ गुरुजी। बोला इसमें 5 5 के जोड़े बनाओ, 5 5 का ग्रुप बनाओ। बोला बना लेते हैं मास्टर जी, 1 2 3 4 5 का एक तो ये बन गया, 1 2 3 4 5 का ये बन गया। बोला मास्टर जी ये तो आ ही नहीं रहा ग्रुप में, ये तो छोटा पड़ गया, इसमें तो 5 है, इसका क्या करें। बोले क्या, बोले बच्चे मास्टर जी बच गया है। तो बेटा बच्चियों को बोलते हैं शेषफल। बोला ठीक है, कितने ग्रुप बनाए, बोला मास्टर जी 1 और 2, तो इसको बोलते हैं भागफल। तो बच्चों को इस तरह से आप समझाएंगे तो वो जल्दी ही समझ जाएंगे और चीजों को एकदम तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बच्चों को क्या करेंगे, मूर्त रूप से समझाएंगे। है सो हेलो क्यूट राज एमपी, कैसे हैं आप, गुड इवनिंग, इज दैट क्लियर। तो मूल चीजों का प्रयोग करके बच्चों को आप समझा सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब मिल रहे हैं आपके। एक और प्रश्न, निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। अब बताओ मैथमेटिक्स की प्रकृति, यानी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इनमें से कौन सा सही आपको लगता है। पहला ऑप्शन, गणित की अपनी भाषा, बिल्कुल 100% सही जवाब है ये वाला, पहला वाला। क्यों, क्योंकि गणित की अपनी भाषा, सांकेतिक भाषा यूज करता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करता है ना, प्लस माइनस गुणा और अंकों वाली, तो सही लिखा है। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल हो सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर बच्चा एक ही हल करेगा तो फिर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन कहाँ जाएंगे, इनको किसके घर भेजोगे, है ना। अगर ये सारे क्वेश्चन एक ही देंगे तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन को किसके घर भेजोगे, वो तो किसी की माँ को माँ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, है ना। गलत है ना, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। आपने कहा क्या गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, अब इस पर थोड़ी सी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था आपको, ठीक है ना। और आप कहेंगे गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होनी चाहिए, हाँ जी, सही बात है गलत बात है, एकदम 100% है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स के होते हैं वो तो अमूर्त ही होते, और जो उनको मूर्त वस्तुओं पर लागू करके समझा जाता है, याद है ना। तो ये तो एकदम सही हो गया, क्लियर है। तो आप कहेंगे ये भी सही है, तो राइट ऑप्शन ए और सी, बी गलत था। तो राइट ऑप्शन ए और सी लगाओ और आनंद की जिंदगी पाओ और सही सवाल समझाओ। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। बहुत ही खूबसूरती से आपके जवाब मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन लाइक उतनी कंजूसी दिखा रहे हैं आप लोग, क्या बात है। एक और सवाल, गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त। मैथमेटिक्स इज जस्ट नॉट अर्थमेटिक, ये बात भी है। तो गणित कोई अर्थमेटिक ही थोड़ी है, आप ज्यामिति पढ़ते हैं, आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, आप कैलकुलस पढ़ते हैं, एडवांस अलजेब्रा पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे प्रूफ करें। प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामिति आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब सबको छोड़ो एक तरफ। ये तो वाली बात होगी कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, मतलब सब गणित अलग रख दो, सिर्फ ज्यामिति को पकड़ो और अपने यहां लगा दो। गलत है ना भाई, आप सिर्फ ज्यामिति को नहीं पढ़ा सकते, उसके साथ आपको और भी चीजें रखनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड में, ओ माय गॉड, मतलब आप
ज्यामिति को अलग खंड के रूप में नहीं, ज्यामिति को अलग किताब दे दो प्राइमरी लेवल पर ही। अरे भगवान कैसे करोगे? अगर आप अलग किताब दे दोगे, बच्चा तो अपनी किताब को नहीं पढ़ पाता है, उसको अलग से एल्स की किताब दे रहे हो, उसका बोझ बढ़ा रहे हो, गलत बात। बीजगणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है, एकदम गलत बात। क्योंकि जितने भी विज्ञान गणित हैं वो सब अंकगणित से ही जन्म लिए हैं, तो अंक गणित की बात एकदम गलत है। अंक बीजगणित अंकगणित में अंतर्निहित है। गणित की पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन और आवश्यक जाए, एकदम सही बात है भाई। क्योंकि मैथमेटिक्स की जब आप करिकुलम डिजाइन करें, उसमें गणित के क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में गणित लागू होता है, क्या आकार हैं, क्या स्थितियां हैं, उन सब को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे उपयुक्त तो यही लग गया ना। और वैसे भी आप तो जानते हैं, आप हमेशा कहते हैं सर बड़ा है तो बेहतर है, ऐसा भी तो होता है। अरे माँ साहब जब सबसे बड़ा वही सबसे अच्छा है, ऐसा होता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 1 घंटे में मैं एक्सप्लेन भी कर दूं और पढ़ भी दूं और समझा भी दूं। ओके, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल, अब देखो, केवल प्राकृत संख्याओं में है। 2 सवाल आए नंबर सिस्टम से। अब ये प्राकृत संख्या का मतलब क्या है? प्राकृत संख्या का मतलब ये है कि आप इसमें पॉइंट वाली वैल्यू, भिन्न वैल्यू, दशमलव वाली वैल्यू नहीं ले सकते। प्राकृत संख्याएं सिर्फ और नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है और जीरो भी नहीं ले सकते, है ना, ये रूल है ना। तो आप जब इस भुजाओं को मापेंगे तो अब ये 4 चीजों को छोड़ देंगे, ना तो भिन्न वैल्यू लेंगे इसमें, ना ही दशमलव वैल्यू ले सकते हैं, ना ही इसमें आप माइनस वैल्यू ले सकते हैं, और ना ही जीरो ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यहाँ उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि वो संख्या प्राकृत है, तो इसकी प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। उसका क्षेत्रफल 24 है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। अब इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, सवाल बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो क्या है समझेंगे। देखो, एक आयत है ये वाला, उसकी भुजाएं आपको, अब क्षेत्रफल दिया 24, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई के कितने पैटर्न बन सकते हैं, उतने तो परिमाप बन सकते हैं भाई। लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल 24 रहना चाहिए उसका। आप चाहे भुजाएं कुछ भी बना दो, तो आप कहेंगे सर 1 गुणा 24 हो सकता है, क्षेत्रफल 24 रहेगा ना, क्योंकि आपको सारे केसेस में परिमाप निकालना है। 2 गुणा 12 भी उसका क्षेत्रफल हो सकता है, लंबाई 12 चौड़ाई 2। 3 गुणा 8 भी हो सकता है, 4 गुणा 6 भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये आपकी 4 माप बन सकती है इन भुजाओं की। 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 6। अब इनका परिमाप निकालने की बात करते हैं। अगर 1 और 24 उसकी भुजाएं, तो परिमाप तो आप जानते हैं ना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो कर दें 2 गुणा 1 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा? 50। अगर बात करें उसकी भुजाएं ले 2 और 12, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा? 28। तीसरी भुजा ले तो 3 को 8, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 8, 22। आपने कहा 4 गुणा 6 लेके करते हैं, उसकी 4 6 भुजा मानी, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 6, दैट इज 20। तो यानी उसके सभी केसेस में अगर उसका क्षेत्रफल 24 है, तो उसके परिमाप 50 हो सकता है, 28 हो सकता है, 22 हो सकता है, 20 हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई परिमाप नहीं होगा। नमस्कार मंजू, इज दैट क्लियर? इसके अलावा और कोई दूसरा परिमाप नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या हुआ? देखो, इसमें 50 है, नहीं है, 25 है, 25 तो नहीं होगा, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, तो 25 सेंटीमीटर इसका परिमाप नहीं होगा। होप सो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है। इज दैट क्लियर टू ऑल? सभी लोगों को क्लियर है मैंने कैसे किया है? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में 100% आया हो, क्योंकि हमें क्षेत्रफल के पार्ट निकालने, लंबाई चौड़ाई को अपने अकॉर्डिंग करना। एक और सवाल। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब बचे, सेब हैं? ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसको तो कर सकते हैं। प्राकृत नंबर समझ गए, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है मंजू, कल से समय से आना, प्रीवियस ईयर शुरू कर दिए हैं आप क्या कहे अकॉर्डिंग। ये सब आप लोगों से फीडबैक लेकर ही शुरू किया, क्योंकि मैंने पोल किया था, उस पोल में मुझे दिसंबर बोला गया था, इसलिए मैंने अभी 28 तारीख से शुरू, मंडे से शुरुआत की है। तो उसने बोला 11 जोड़े से पहले में, 22 दूसरे में और 33 तीसरे, 66 हो गए ना, 66 जोड़े, पेयर। अब उसने बोला टोटल सेब कितने हैं भाई? 66 जोड़े हैं, तो जोड़े का मतलब कितना होता है? 2। टोटल मिलाकर 132 सेब होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लगाएंगे तो बहुत खुशी होगी, ए ऑप्शन देंगे तो बहुत ही खुशी होगी। और अगर आपको ये सेशन समझ में आया है और आपको पसंद आया है, तो भाई एक जरूर काम करें, एक बार लिख दें
मैथ्स बाय ललित कुमार कमेंट सेक्शन में। और यही गुजारिश है आपसे, को पैसा धेले की उम्मीद हम नहीं करते, नहीं हम मांगेंगे, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक बार मैथ्स बाय ललित कुमार जरूर लिखें, और साथ में आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। कल का टारगेट कम से कम 200 बच्चों का रखें, ये आप लोगों का सपोर्ट होगा, जिससे और लोगों को भी ये सवाल मिल जाएंगे तेजी के साथ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते चलो और आगे बढ़। थैंक यू वेरी मच। ये 7:30 बजे क्लास चलता है, बता दूं आपको भाई। 7:30 PM डेली क्लास होगा प्रीवियस ईयर का। 6 बजे AM मेरा EVS का क्लास प्रीवियस हो चुका है, प्रीवियस ईयर पूरा, और आप पढ़ेंगे अब क्या, साथ में आप पढ़ने वाले हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसमें। इसके बाद 10:30 पर कामनी मैम का CDP आपको पढ़ाती प्रीवियस ईयर, और 10 बजे के बाद आता है 5 बजे, 5 PM आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर होंगे पेपर 2 के। तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, ठीक है ना। ओके, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि जिन बच्चों को समझ में आया वो जा सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों को अननेसेसरी रुकना पड़ता है। इसलिए मैं पहले पूरा चैप्टर कराऊंगा और उसके बाद आपके साथ रुकूंगा और आपसे डाउट्स के सवाल पूछूंगा। ओके, क्लियर है, ये किसी का कुछ नहीं करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये बेटर रहेगा तरीका, क्योंकि आप लोग हो सकते हैं आप समझेगा, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, क्या हुआ, OMG क्लास मिस, नो प्रॉब्लम खालिद, आप कल से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोक वाला बताते हैं, अच्छा क्लोक वाला सवाल, सवाल नंबर बता दो कौन सा था। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में देखो मंजू, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में सारे करा चुका हूं। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आप एक बार जाएंगे, चैनल पर जाइए प्ले लिस्ट में, आप चैनल पर जाइए प्ले लिस्ट में, आपको ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन 100% मिलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे, वो पढ़िए, ना आए तो मुझे समझाइएगा, ठीक है जी। और कोई बात किसी की। टाइम वाला क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में ही था, मैं देख लेता हूँ, टाइम वाला क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में ही था, मुझे ऐसा याद है कुछ कुछ। घड़ी वाला क्वेश्चन था ना शायद, हाँ ये वाला था ना, देखो घड़ी वाला क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आया, देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा घड़ी जो है ये है, यहाँ 12 बजते हैं घड़ी में, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, तो अगर घंटे की सुई 12 पर है और घूमेगी पूरा, तो एक पूरा चक्कर करने में कितना घंटे चलना पड़ेगा, 12 घंटे ना। इस घड़ी की सुई को पूरा एक चक्कर घूमने में 12 घंटे चलना पड़ेगा, तभी तो वो एक पूरा चक्कर घूमेगी। और जब वो पूरा चक्कर घूमेगी और कोई चीज अपने केंद्र के चारों तरफ एक चक्कर घूम जाए, तो कोण कितना बनाएगी, 360 डिग्री ना। तो मतलब 12 घंटे में वो 360 डिग्री घूमती है। एक घंटे में कितना घूमती होगी, आप 12 का डिवाइड कर दें, तो एक घंटे में वो 30 डिग्री घूमती है। ये बात समझ में आ गई सबको। उसने बोला सर पूरा देखो, विनय आप चैनल पर जाओ, आप चैनल को ओपन करो, जैसे आप ओपन करोगे ना, ओपन करते ही आपको प्लेलिस्ट में जाना, मेरी सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, एक एक दिन की क्लास, वो भी सीक्वेंस वाइज। तो आप सभी लोग वहां पर उन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, आप ही के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्लेलिस्ट हैं, और एक एक चीज को सॉल्व करा के दिया गया है, आप ट्राई करिएगा, मिलेगा जरूर। ओके, ना हो तो फिर मैं शेयर कर दूंगा सभी लिस्ट को आपके साथ। तो अब हुआ क्या, उसने बोला 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, अब सुबह 6 बजे, तो 6 से दोपहर के 3 बजे तक पहुंचेगी घड़ी, तो घंटे की सुई कितना घंटा चलेगी भाई, 6 बजे से वो 12 बजे पहुंची होगी, 12 से वो 3 पे पहुंची होगी, ऐसे चलेगी। तो 6 से 12 6 घंटे, और 12 से 3 9 घंटे, तो उसने क्या माना, टोटल 9 घंटे वो घंटे की सुई घूमी, यहां से चली और यहां पर आ गई, तो 9 घंटे घूमी ना। जब 9 घंटे घूमी, 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तो 270 डिग्री चली ना, यही इसका जवाब। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और कोई किसी का क्वेरी, चलिए तो दीजिएगा मुझे इजाजत, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। पहली बार मेरा ईमेल हैक कर लिया था नहीं किया था, डोंट वरी, डरो मत। ओके, चलो गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट सर्च कर लें, आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा। गुड नाइट, टेक केयर, सुबह मिलेंगे 6 बजे EVS के खतरनाक सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार एंड गुड नाइट ऑल। आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, गुड नाइट।